नमस्कार दर्शकों, डीके टॉकीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे जो मेहमान आए हैं डीके टॉकीज़ पर वो एक लेखिका है। इन्होंने अपने 3 बुक्स बहुत ही कम समय में और छोटे उम्र में ऑलरेडी लॉन्च किए हुए हैं अमेज़ॉन प्लेटफॉर्म पे। उनका सबसे पहला बुक है अरेंज बट नॉट अलाइन। ये एक रिलेशनशिप्स पर आधारित है। और दूसरा बुक है अनकही सी में। इसमें एक कविताओं का अलग अलग कविताओं का मिश्रण है, तो आप ये ज़रूर पढ़िए। ये सारी बुक्स अमेज़ॉन पर अवेलेबल है। आज के इस एपिसोड में हम ज़्यादा डीप डाइव करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनकी ये जर्नी जो कविताएं लिखने की हो या फिर बुक्स लॉन्च करने की हो, इनको इस प्रकार की प्रेरणा कहाँ से मिली और इनके बुक्स हमें और क्या सिखा सकते हैं। So tune in for today's episode and thank you so much Unnati for coming on our show. Our today's book author's name is उन्नति चतुर्वेदी। उन्नति, आपका डीके टॉकीज में स्वागत है। तो बताइए कि आपने ये जब शुरू किया बुक्स लिखना तो आपकी जर्नी कैसे रही? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे बुलाया। और किताबें लिखना हो या कविताएं लिखना हो, अपने आप में एक सफ़र होता है। इससे पहले आपकी बुक रिलीज़ होती है, आप उसे जी लेते हैं जी। तो जब कविताओं की बात करती हूँ तो कविताएं ऐसी चीज़ है जो आज से नहीं, बहुत पहले से लिखती आ रही हूँ और जब से लिखी है तब से हर बार उसे जिया है। इसीलिए जब आप मेरी कविता पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं पर आपको लगेगा कि बच्ची बात कर रही है और कहीं पर आपको लगेगा कि एक एडल्ट बात कर रहे हैं। बिकॉज जो अनकही सी मैं कविता है, जो किताब है, उसमें कई सारी कविताओं का मिश्रण आपको मिलेगा जो पिछले 5 सालों में मैंने लिखी है। और इसीलिए उसमें एक जैसी कंसिस्टेंसी नहीं है, एक जैसी टोन नहीं है और हर कविता अपने आप में आपको एक पूरा अध्याय परोस कर दे रही है। और रही बात दूसरी किताब की, अरेंज बट नॉट अलाइन, ये एक बहुत ही बड़ा सा मुद्दा मैंने कवर अप करने की एक छोटे से किस्से के तौर पर कोशिश की है। उस किस्से से मैंने ये समझाया है कि कई बार आप अपनी उलझनों में इतना उलझ जाते हैं और जब हम पार्टनर चूज़ करने जाते हैं तो वो ज़रूरी हो जाता है कि उन उलझनों से परे अपने आप को अहमियत दें, अपनी फैमिली से उठकर सबसे पहले अपने आप के लिए सोचें। और फिर तय करें कि क्या आपको यहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो 4 दिन का समय नहीं, 40 साल की बात है। और आज के समय में हम सभी के पास में कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम चाहते हैं कि वो हम अपने पार्टनर के साथ साझा करें। तो ये बहुत बड़ा लाइफ डिसीजन है एंड वन शुड बी पर्टिकुलर अबाउट इट। इट शुड नॉट बी समथिंग कि बस उसे लेट गो कर दिया जाए या उस समय किसी दबाव में आकर हाँ कर दी जाए। सो इस तरह से और भी मैंने कई किताबें लिखने का सोचा है कि इस तरह के मुद्दों को मैं उठाऊं और उन लोगों से बात करूं जो लोग कहीं ना कहीं इन सब परिस्थितियों में उलझ कर रह जाते हैं और उन्हें कोई मिलता नहीं है, उन्हें कोई ऐसा गाइडेंस नहीं मिलता है कि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या सही और क्या गलत। क्योंकि आज के समय में सही और गलत की परिभाषाएं भी बदल गई हैं। कई बार हम देखते हैं कि जब हम पार्टनर पहले चूज़ करते थे तो हम क्या देखते थे कि लड़का खाता पीता तो नहीं है, एक लड़की के पर्सपेक्टिव से। आज भी हमारे घरों में इस तरह की बातचीत होती है कि लड़का खाता पीता तो नहीं है, अच्छा कमाता है। लेकिन अब वो परिभाषा नहीं बची है। खाता पीता नहीं है, कमाता अच्छा है, लेकिन साथ ही आपकी अपनी ज़रूरतें भी हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप दोनों कंपैटिबल हैं या नहीं, आपके मन मिलते हैं या नहीं, आपकी सोच मिलती है या नहीं। और ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि वो आपके परिवार में मेल खाता है या नहीं। और ये लड़की के लिए नहीं, लड़के के लिए भी सही है। और उससे भी बड़ी बात मुझे जो सबसे हमेशा सुनने को भी मिलती है और जब मैं डिस्कस करती हूँ अपने आसपास के लोगों से इस पर्टिकुलर मुद्दे पर, हम अक्सर है ना अपने आप को इतना ज़्यादा कई बार प्रायोरिटी दे देते हैं कि सामने वाला गलत ही है, हमें ऐसा लगने लग जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब बात आती है पार्टनरशिप की, चाहे वो सही हो गलत हो, वो अपनी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी सोच के साथ आगे बढ़िए। तो एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से लोगों से मिलिए, देखिए, जानिए, समझिए और फिर अपना डिसीजन लीजिए। तो आपने लेखिका की जर्नी कैसे और क्यों शुरुआत की? बिकॉज आपकी जो ये सबसे पहली बुक है अनकही सी में, उसमें आपने इमोशंस, फीलिंग्स, उसके द्वारा वुमेनहुड प्लस बनारस, मनाली, इन सब चीज़ों का एक मिश्रण करके इतनी सारी बहुत ही सुंदर कविताएं लिखी हुई है। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
मैं सच कहूँगी इस चीज़ को लेकर तो जो कविताएं हैं, मैंने पहले भी आपको बताया कि 5 साल से मैं लिख रही हूँ। उससे पहले भी लिखती थी, लेकिन अब वो मेरे पास काफ़ी सारा कलेक्शन पता नहीं कहाँ गुम हो गया है। और जब मुझे कविताओं की बात आई कि मुझे एक किताब अपनी ऐसी निकालनी चाहिए जिसमें मेरी वो सारी कविताएं इंक्लूडेड हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन सबको मिलाया जाए, क्योंकि अलग अलग समय पर लिखी गई हैं, अलग अलग बातें कन्वे कर रही हैं। कुछ मेरे खुद के अनुभव है, कुछ मैंने दूसरों से सुने हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मेरी कल्पनाओं में थी। गॉट इट। ठीक है। और अक्सर जब हम कविताओं की बात करते हैं ना, तो कविताएं कभी भी आप एक जैसा बैठकर कभी नहीं लिख सकते हैं। या तो आप बहुत खुश हैं तब आप लिख रहे होंगे, या आप बहुत दुखी हैं तब आप लिख रहे होंगे, या आपने कुछ ऐसी चीज़ सुन ली है, देख ली है, या एक्सपीरियंस करी है रिसेंट में जो आपको लग रहा है कि नहीं इस पर तो बात होनी चाहिए, तो उसी समय आप बहुत अच्छी कविता लिख पाते हैं। तो इसीलिए मैंने इस कविता की जब किताब की बात करी और मैंने सोचा कि पैसे लिखती हूँ, तो मैंने सबसे पहली चीज़ यही करी कि क्यों ना बहुत सारे इमोशंस को मिलाया जाए, बहुत सारी कहानियों को मिलाकर एक प्यारी सी कविताओं की किताब बनाई जाए, जिसमें जैसे आप पन्ने पलटेंगे वैसे वैसे आपको एक अलग दुनिया का एहसास होगा, एक अलग अध्याय चल रहा है। तो दिस गिव्स यू अ ब्यूटिफुल जर्नी ऑल्सो एज अ रीडर, एंड ऑल्सो यू डोंट गेट ओवरवेल्म्ड। ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस है, करेक्ट। तो अब ऐसा होना चाहिए कि आप जब बुक पढ़ें तो आपको रिफ्रेश फील हो, अपनापन सा लगे। तो ये कविता की जो किताब है उसका मेन उद्देश्य ही अपनापन था। तो क्या इन किताबों ने आपको बचपन से ही प्रेरणा दी है? आपका बचपन कैसे रहा है? किताबें बचपन से तो बिल्कुल नहीं रही है। हर बच्चे की तरह मैं भी ऐसी ही लड़की रही हूँ जिसे किताबें पढ़ना इतना कोई शौक नहीं था। सिर्फ स्कूल में जितना पढ़ा दिया गया, लेकिन हाँ पढ़ाई लिखाई का माहौल हमेशा रहा, क्योंकि मेरी मदर जो हैं वो टीचर हैं, तो वो एक माहौल हमेशा बना रहा घर में कि हमें पढ़ाई तो बहुत सीरियस होकर करनी है। लेकिन एज सच किताबों में मेरा इंटरेस्ट लास्ट कुछ 5 से 6 सालों में सबसे ज़्यादा बना, जब मैं बहुत ज़्यादा खुद से किताबें पढ़ने लगी, और हर एक किताब के साथ मुझे ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ जुड़ रहा है, एज अ पर्सन मैं इवॉल्व कर रही हूँ, इसीलिए वो इंटरेस्ट का मोमेंटम भी बना रहा। और रही बात बचपन की, तो बचपन में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि माता पिता आपका फाउंडेशन बिल्ड करते हैं। तो मेरे माता पिता ने भी बहुत अच्छा फाउंडेशन बिल्ड करा, कुछ कोर वैल्यूज़, जिसके कारण आज के टाइम पे कहीं ना कहीं मैं सोचती हूँ कि मेरे अंदर जो धैर्य है, मैं चीज़ों को बहुत ही न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देख पाती हूँ। ये चीज़ें मुझे घर से ही मिली है। और कई बार मैंने ये भी चीज़ नोटिस करी है कि लोग बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई फैमिली कि उन्होंने हमेशा इस तरह का इन्वायरमेंट रखा, हमें हमेशा इस तरह की आज़ादी दी है कि हम अपने विचार व्यक्त कर सकें। मुझे कभी भी नहीं लगा कि वो माता पिता हैं तो मैं अपने विचार नहीं व्यक्त कर सकती, या मुझे उनके आदेशों का पालन ही करना है। हमेशा मुझे इस बात की सहूलियत दी गई कि आप अपने हिसाब से सोचो, अपने हिसाब से बढ़ो, हमारा काम है आपको सपोर्ट करना, आपको सजेशन देना, लेकिन आखिरी डिसीजन आपका होगा। ऑफ कोर्स एक टाइम तक उनके डिसीजंस ही सबसे ज़्यादा मैंने माने हैं, लेकिन मुझे जब लगा कि नहीं अब मैं अपना कंट्रोल ले सकती हूँ, मैं अपने हिसाब से आगे बढ़ सकती हूँ, फ्रॉम दैट टाइम आई स्टार्टेड टेकिंग इट, एंड दे वर वेरी सपोर्टिव विद इट। So when did you actually feel now this is the time and this is the right time for me to actually start writing and then release my own book? First thought came in 2023. Okay, and actually it was late 2022. I was traveling to Trambakeshwar, Nasik, and उस समय मैं बस में बैठी थी जब मुझे सबसे पहली बार ख्याल आया कि मुझे एक किताब लिखनी चाहिए अपनी। एंड उस समय मैंने वो एक थॉट के तौर पर लेकर छोड़ दिया था। 2023 स्टार्टिंग में मुझे फिर से लगा कि नहीं, एक इकोसिस्टम भी बनना चाहिए और किताबें भी आनी चाहिए, उन्नति चतुर्वेदी नाम से एक ब्रांड हो जाना चाहिए। तो वो एक बहुत ही छोटा सा सपने के तौर पे स्टार्ट हुआ, बट फिर चीज़ें उस समय इतनी ज़्यादा उलझ रही थी, चीज़ें बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चल रही थी मेरी लाइफ में भी, प्रोफेशनल कमिटमेंट्स काफ़ी सारे थे, और मैं भी उस समय काफ़ी दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व थी, तो वो सपना ही रह गया था। एंड देन इट वाज समथिंग जो कि आया गई बात हो गई, और 2024 एंड तक आते आते तक तो मतलब वो चीज़ दिमाग से निकल ही गई थी। बट बोलते ना कि एक आपको सुप्रीम पावर कहीं ना कहीं कभी कभी गाइडेंस दे देती है। अगेन इन 2025 आई वाज प्लानिंग टू विजिट त्र्यंबकेश्वर ओनली, एंड दैट टाइम इटसेल्फ आई यू गो एंड रिफ्लेक्ट बैक समटाइम्स, यू नो, कि पिछली बार गए थे। तो उस समय मुझे फिर वो याद आया कि नहीं यार, मैंने उस समय ये चीज़ सोची थी। एंड कहीं ना कहीं होता है ना कि फिर एक के बाद एक चीज़ें अलाइन होती है। मैंने उस दिन वो सोचा,
विद इन अ वीक कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि मुझे लगा कि अरे यार ये चीज़ पे तो मुझे लिखना चाहिए। और फिर उसके बाद जो लिखने का सिलसिला चालू हुआ तो 2025 जनवरी से लेकर अप्रैल तक ऑल ऑफ सडन एवरीथिंग गॉट अलाइंड, एक्चुअली इट गॉट अलाइंड कि किताबें भी लिखना शुरू हो गया, इकोसिस्टम बनना भी शुरू हो गया, मुझे प्रोफेशनली भी चीज़ें इतने अच्छे लेवल पर जाती दिखने लगी कि मैं अपने आप से भी बहुत सेटिस्फाइड रहने लगी। तो होता है ना, आपके इमोशंस भी ऑन टाइम और बैलेंस हो रहे हैं, साथ ही साथ आप खुद भी उस पर्टिकुलर मोमेंटम को हासिल कर चुके हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी वरना नहीं आती कई बार, लेकिन कंसिस्टेंसी भी मेंटेन हो गई। घर का माहौल भी मुझे वैसा मिला कि नहीं, दे आर वेरी सपोर्टिव ऑन टू दिस। एंड वेरी ऑनेस्टली मैंने ये आइडिया किसी से डिस्कस नहीं करा, ना मैंने ये बुक के बारे में किसी से डिस्कस करा, बस मैंने अपने आप पर भरोसा रखा और फिर जो चले हैं तो अभी तक चल ही रहा है। और आगे भी बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग में हैं, सो होपफुली जल्दी एग्जीक्यूट हो। वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सो आपने कैरेक्टर्स अपने जो बुक में लिखे हैं वो आपने किस प्रकार से चुने हैं? कैरेक्टर बेसिकली मैंने ना अपने आप को हमेशा एक फेमिनिन एनर्जी के तौर पे देखा है। मतलब आई हैव नेवर बीन इनटू दैट सिनेरियो कि मुझे ऐसा लगे कि नहीं, आई एम सो हाइपर इंडिपेंडेंट, आई एम फीलिंग दैट मैस्कुलिनिटी आल्सो इन मी। समटाइम्स इट डज हैपन विद फीमेल्स आल्सो, बट इट वाज नेवर द केस विद मी। सो आई हैव ऑलवेज गिवन दिस थॉट टू माई सेल्फ कि जब भी मैं कोई किताब लिखूंगी इट विल बी बाय वन कैरेक्टर नेम्ड दिशा, बिकॉज आई फेल्ट कि मेरी किताबें मुझे भी एक दिशा दे रही हैं तो आगे वाले को भी एक दिशा दे। एवरी रीडर शुड गेट दैट दिशा। सो इसीलिए ये कैरेक्टर कांस्टेंट है, क्योंकि दिशा को मैं अपने अंदर की आवाज़ भी मानती हूँ और मेरा दृष्टिकोण भी मानती हूँ। और ये वो स्पेस है जहाँ पर उन्नति ना रहकर एक ऐसी स्पेस में चली जाती है कि वो बहुत न्यूट्रल पर्सपेक्टिव पे बात करें। तो इसीलिए दिशा वॉज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। हाँ, बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग, उस समय के उस पर्टिकुलर मूड के अकॉर्डिंग मैं डिफ़र करती रहती हूँ व्हाट आई वांट टू रियली कन्वे। क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस करना इज़ नॉट सो गुड ऑप्शन, बिकॉज फिर वो कैरेक्टर्स अपनी ओरिजिनलिटी खो देते हैं। अगर आप कम कैरेक्टर्स रखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उस कैरेक्टर को इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे ना कि इंसान को उसका कोर समझ में आए, क्योंकि कोई भी इंसान एक बार में नहीं आप पूरी तरह से समझ सकते हैं, लेयर्स बाय लेयर्स इट गोस, यू नो। सो बिकॉज यू सेड कि एक इंसान को आप पूरी तरह से एक ही बारी में सोच नहीं सकते हो, या यू रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम एंड इंस्टेंसेस टू मीट दैट पर्सन एंड अंडरस्टैंड दैट पर्सन। सो आई हैव नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू नाउ। इन योर बुक अरेंज्ड बट नॉट अलाइंड, दिस बुक इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स, राइट? तो इस बुक में आपने जो किस प्रकार के जो रिलेशनशिप्स हमें दिखाए हैं, या फिर आपने जैसे कहा वाइल्स यू आर मेंटेनिंग द रिलेशनशिप यू ऑल्सो हैव टू पुट अक्रॉस योर फीलिंग्स फर्स्ट, अदरवाइज यू विल बी वेरी अनहैप्पी, राइट? सो व्हाट मेड you suggest to your audience or in the book this kind of a title or this kind of a suggestion? So Arrange but Not Aligned ना, it's a very simple book जो हम सभी के जीवन का एक अध्याय कहीं ना कहीं बनता है। जब हम अरेंज मैरिज सेटअप में होते हैं तो हर लड़की हो या लड़का हो उसे एक बेसिक प्रोसेस से तो गुजरना है। बायोडेटाज मिलेंगे, आप देखेंगे, आप उसके बाद आपके फैमिली डिस्कशंस व्हाटएवर इट इज, बट समहाउ यू विल रीच टू अ पॉइंट इफ एवरीथिंग गोज वेल इन द इनिशियल फेज ऑफ स्क्रीनिंग आई वुड से, वहाँ के बाद आपको उन लोगों से मिलना है। अब 2 से 4 मीट में आप ऐसे नहीं कह सकते कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, आप उस इंसान को जान गए हैं। तो उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपने आप को समझें कि हमें क्या चाहिए, तभी आप एक राइट डिसीजन अगले व्यक्ति को लेकर बना सकते हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि कोई सही है या कोई गलत, ठीक है, लेकिन जब आप अपने आप के लिए चूज़ कर रहे हैं तो हर अच्छे व्यक्ति से शादी नहीं होगी, सबसे अच्छे व्यक्ति से शादी होगी जो आपके लिए सही हो और आप उसके लिए सही हो, ठीक है। तो इसीलिए इस पूरी बुक में भी मैंने इसी बात का जिक्र करा है कि आपकी अपनी वाइब क्या कहती है। वाइब से भी मेरा मतलब सिंपल इतना है कि आप एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव लेकर जाइए, जितना क्लियर कैनवास होगा उतना बेहतर सोच विचार करके आप फाइनल आउटकम तक पहुंचेंगे। तो अगर आप अपने आप को लेकर श्योर हैं, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, तो आप सामने वालों में भी वही चीज़ें देखिए। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको आपका एक रेप्लिका मिल जाएगा, नहीं। शादी तो अपने आप में एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ेस की कहानी है, एग्जैक्टली। लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप कितना उसके साथ मिलजुल कर रह सकते हैं और निभा सकते हैं,
क्योंकि आप मेयर बेसिस अट्रैक्शन के नहीं चल सकते। अट्रैक्शन आप कितना भी स्ट्रांग बना लीजिए, वो फेड होना ही है। और आज के टाइम पे मैक्सिमम मैरिजेस के फेल होने का कारण भी सिर्फ इतना है कि आपने जो चीज़ें देखने की थी वो नहीं देखी और बाकी चीज़ें देख ली जिसका कोई मतलब नहीं निकला। नहीं है। हाँ, गॉट इट। तो इसीलिए उस पूरी बुक में भी मैंने इसी बात का जिक्र करा है कि जो आपके पहले इंट्यूशंस कहते हैं, जो आप बेसिक इंस्टेंट्स कैच कर रहे हैं फैमिली को देखकर कि हाउ दैट फैमिली इज़ रनिंग, वहाँ पर किस तरह का सिस्टम है, आपका सिस्टम उनका सिस्टम वर्क सेम कर रहा है या नहीं, सामने वाले की और आपकी सोच मिल रही है या नहीं। करेक्ट। हाँ, सिर्फ प्रोफेशन देख लेना और एक्सटर्नल वैलिडेशंस को सीख करना वो आपको लॉन्गर रन में खुश नहीं करेगा। और मैं ये भी नहीं कहती कि वो फेल मैरिज की तरफ ले जाएगा, कई बार घिसी पिटी तरीके से चल जाएगा, चल जाता है। तो आप आपके इस सिलेक्शन के बेसिस पे ये डिसाइड करेंगे कि एवरेज मैरिज है, सोलफुल मैरिज है या बिल्कुल ही बर्बाद मैरिज है। अनकही सी में जब आप ये बुक लिख रहे थे तो क्या कभी आपको ऐसे महसूस हुआ या फिर आपको ऐसे लगा कि इसमें आपने वुमेनहुड के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो ये जो आपने लिखा है वुमेनहुड के बारे में, क्या आपको ऐसे कभी लगा कि इस पे काफ़ी सारे सवाल उठेंगे रीडर्स से या मे बी पीपल हु आर जस्ट सीइंग योर बुक? हैव यू एवर थॉट ऑफ दैट? बिल्कुल आया था और हमेशा आता ही रहेगा। Okay. क्योंकि आप अपने विचारों से हर किसी को कन्विंस नहीं कर सकते हैं, और जब आप लिख रहे हैं तो आपको इस बात के लिए तैयार रहना ही पड़ेगा कि आप कितना भी अच्छा लिख लें, क्वेश्चन करने वाले लोग उस पर क्वेश्चन करेंगे। सबके अपने पर्सपेक्टिव्स हैं और हर कोई उसे इमेजिनेशन क्रिएटिविटी के तौर पे लेगा भी नहीं, बल्कि उससे और 10 बातें निकल सकती हैं, है ना। तो ये हर किसी के साथ है और मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि मुझे उस तरफ ध्यान ही नहीं देना है, मुझे सिर्फ वो साझा करना है जो मैं महसूस करती हूँ। आप चाहे कुछ करिए, सभी के दृष्टिकोण आपके प्रति वैसे नहीं होंगे जैसे आप चाहते हैं जी। और ये एक फीमेल के साथ में हमेशा रहा है। और जो सबसे पहले क्वेश्चंस आपके ऊपर उठेंगे वो आपके जो 100 लोग हैं ना, सबसे पास वाले, उन्हीं से उठने वाले हैं। और जो सबसे पहले बायर्स होंगे वो होंगे जो आपको जानते भी नहीं है। और ये मेरे साथ में मैंने खुद ने अनुभव करा है, क्योंकि जो मेरे सबसे करीबी थी, सबसे पहले उन्होंने मुझसे यही कहा कि इस तरह की किताब आप लिख रही हैं, ये तुम्हारे खुद के अनुभव है, तुमने प्रेम प्रसंग में पहले तुम कभी पढ़ी हो क्या, जो तुम इतना ज़्यादा प्रेम प्रसंग के ऊपर लिख रही हो। तो ये बहुत आम बात है, ये होना बहुत लाजमी है। मैंने बनारस के ऊपर 2 कविताएँ लिखी हैं वहाँ पर, एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। इसमें से एक कविता सिर्फ ऐसी थी जो मैंने खुद ने महसूस करी, और दूसरी कविता ऐसी थी जो मैंने सिर्फ जो लोगों से सुना है बनारस के बारे में, उसी के आधार पर लिखी थी। लेकिन अब मैं लोगों को समझाने नहीं जा सकती कि इसमें से ये मेरा है, ये मैंने दूसरों से सुना है। नहीं, मैंने जो भी सुना है, सीखा है, समझा है, देखा है, उसके बाद में मैंने उसमें से क्या निकाला निष्कर्ष, वो मैंने लिखा है। तो कई बार ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में आप रियलिटी चेक्स पहले देखें कि इसमें से कितना सच है, कितना झूठ है। आप फाइनल आउटकम पे ध्यान दीजिए, वो ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैंने कहा जो सबसे पहले आपके इनर सर्कल के लोग होंगे ना, वो क्वेश्चंस ही उठाएंगे। लेकिन if you want to make a huge impact, you have to be ready. Got it. That is how you will be proceeding ahead. Nobody means nobody. कितने भी सक्सेसफुल इंसान हो, सभी ने ये संघर्ष देखा है। Sure. और जब आप निकले हो आप समाज में, तो आपको वो सब चीज़ें झेलनी ही हैं। और मैं तो ये मानती हूँ कि ठीक है, अगर वो मुझसे सवाल कर रहे हैं और मैं उसका जवाब दे पा रही हूँ, दैट इज़ सफिशिएंट। नहीं भी दे पा रही हूँ, दैट इज़ ऑल्सो सफिशिएंट। करेक्ट। तो क्या घर वालों ने आपको सपोर्ट किया? हाँ, मेरे घर वालों ने स्पेसिफिकली मेरे फादर एंड मदर। मैं बताए कई बार आपको कहती हूँ, सपोर्ट कई बार ऐसा नहीं होता कि आपको वो आकर रोज़ पूछ रहे हैं आपने क्या लिखा, क्या नहीं लिखा, किस तरह से आपका डायरेक्शन जा रहा है, क्योंकि कई चीज़ें आप उनसे डिस्कस नहीं करते हो। एक जनरेशन गैप है, कुछ बाउंड्रीज़ हैं। लेकिन हाँ, मेरी मम्मी जो रही हैं, उनका हमेशा ये रहा है कि तुम्हें जो भी लग रहा है, जैसा भी लग रहा है, बिल्कुल लिखो, आगे बढ़ो। सबकी अपनी एक लाइफ है एंड शी हैज़ बीन दैट पर्सन जो कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड कल्चर से आ रही हैं या बहुत घूमी फिरी हैं या बहुत मॉडर्निटी की तरफ है। शी इज़ वेरी रूटेड काइंड ऑफ पर्सन, लेकिन उन्होंने अपने विचारों को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर दिया है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज भी मेरे पेरेंट्स मुझसे, अभी तक मैं उनसे बोलूँ कि आपने मेरी पूरी किताब पढ़ ली, नहीं, उन्हें जितना पढ़ना है उन्होंने उतना ही पढ़ा है। लेकिन उन्होंने मुझे रोका भी नहीं, और उतना फ्रीडम मेरे लिए काफ़ी है। गॉट इट। तो ये मनाली का जिक्र बुक में कहाँ से आया? मनाली मैं एक्चुअली 2 बार गई हूँ।
और वैसे ही मतलब मैंने और भी ऐसी कई स्टोरीज़ लिखी हैं, देखी हैं। तो मैंने जब मनाली का पोएम लिखने के बारे में सोचा तो मैंने सबसे पहली चीज़ मेरे दिमाग में यही आई थी कि जब मैं दोनों बार मनाली गई तो मैंने सबसे ज़्यादा क्या देखा, तो मैंने मनाली में कपल्स देखे थे। हाँ, ठीक है। और जब मैं गई थी तो मेरा एक्सपोजर बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि मैं एक स्ट्रेंजर्स मीट था उसमें गई थी। तो वहाँ पर हम सब स्ट्रेंजर्स थे, बट आई सॉ वेरी डिफरेंट वर्जन ऑफ माई सेल्फ ऑल्सो देयर। बिकॉज क्या होता है ना, हर सिटी आपको कुछ ना कुछ देकर जाती है। करेक्ट। जैसे मैं जब बनारस गई तो आपको स्थिरता दी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आपको रियल लाइफ से कनेक्ट कर देता है बनारस। आपको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं अंत भी यही है और आपके कर्मों का फल भी यहीं पर है। लेकिन वहीं मनाली वॉज टोटली डिफरेंट एनर्जी। दोनों बार जब मैं गई, दोनों बार मैंने कुछ अलग पाया। और मैंने सबसे ज़्यादा यही देखा कि यार लाइफ को जीना भी बहुत ज़रूरी है। एक ही बार लाइफ आएगी और उसे जीना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ की एनर्जी ही वैसी है। सारे यंगस्टर्स हैं, कुछ अगर आपको वहाँ पर ओल्ड एज पीपल भी दिख रहे हैं ना, सो दे आर लिविंग, दे आर एंजॉइंग लाइक एनीथिंग। तो मुझे वही चीज़ कैप्चर करनी थी और वही मैंने मनाली वाली कविता में भी करी है। लवली, वेरी नाइस। सो जो हमारी ये बुक है अनकही सी में, इसमें से आप क्या मैसेज ऑडियंस को देना चाहते हो, या फिर किस प्रकार के फीलिंग्स ये बुक पढ़ने के बाद किसी के मन में आ सकते हैं? ये वाली है ना, बहुत होता है ना कि कुछ ऐसी किताबें होती हैं जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है, ठीक है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर किताब है जिसमें कविताओं का संग्रह है, मैंने उसको इस तरह से गढ़ा है कि आपको अपनापन महसूस हो। जी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आपको हर चीज़ से कोई सीख लेना है, लेकिन आपको अपनापन मिलेगा, एक नया दृष्टिकोण मिलेगा और आपको बहुत ऑनेस्टी मिलेगी उस किताब में कि ऐसा होता है। और ज़रूरी नहीं कि आप उस चीज़ को एम्ब्रेस ना करें। कई बार आप बैठेंगे, आप अकेलेपन में बिना किसी वजह के भी रो रहे होंगे कि बहुत सारी चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चल रही हैं। उसे एक्सेप्ट करिए। उसे आप ऐसा नहीं कह सकते कि इंसान डिप्रेशन में चला गया, नहीं, राइट। सो यही चीज़ मैंने उस किताब से परोसने की कोशिश करी है कि जैसे जैसे आप कविताओं में आगे बढ़ेंगे, आप कोई ना कोई नई फीलिंग का अनुभव कर रहे होंगे एंड यू विल फील गुड। अपनापन महसूस होगा, लाइट महसूस होगा, एक दृष्टिकोण मिलेगा and you will feel timeless. Very nice. Yeah. Very good message. Thank you. Simple yet very effective. Yes. So my next question to you is on this book that is Arranged but Not Aligned, chosen by all except me. So it talks a lot about this person who is actually trying to fit into the arranged marriage. Yeah. So I'm just assuming कि ये marriage ऐसी चीज़ है जिसमें अगर जब अरेंज मैरिज होता है तो हम उसमें फिट होने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। Exactly. तो ये सबके घरों में होता है, यू नो, देयर इज सम कॉम्प्रोमाइज और देयर इज सम काइंड ऑफ लव दैट वी हैव टू शो फॉर आवर पार्टनर्स। सो इन दिस पर्टिकुलर बुक, व्हाट काइंड ऑफ मैसेज कैन द रीडर टेक अवे व्हेन इट कम्स टू फिटिंग इनटू अ रिलेशनशिप दैट इज एक्चुअली अरेंज्ड बाय द फैमिली मेंबर्स? So that is the most trickiest part. And it's the reality, of course. So basically when you see ना कि जब आप अरेंज मैरिज सेटअप में हो तो कई बार है ना, मुझे ऐसा लगता है कि पीपल स्टार्ट फेकिंग, यू नो, कि वो फेक करने लग जाते हैं। लेकिन थोड़ा तो फेक करना ही पड़ेगा ना, हाँ, क्योंकि वो अरेंज मैरिज है, इट्स नॉट लव मैरिज, तो थोड़ा बहुत तो फेक करना ही पड़ेगा। लव मैरिज में भी हम फेक करते हैं, इजंट इट? थोड़ा बहुत तो सब जगह होता है। आई टोटली अग्री विद इट। बट जैसे अरेंज मैरिज सेटअप में है ना, तो ये जो किताब थी इसमें है ना इनिशियल सेटअप है, ठीक है, जब आप प्रोसेस में हैं ढूंढने के, ठीक है, और जिस समय आप ढूंढ रहे हैं तब आप लिस्टिंग कर रहे हैं, आपके घर वाले आपको बताएंगे कि ये तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हम लेकर आए हैं। एंड इसमें जो सबसे की पॉइंटर है वो यही रहा कि जब आपको सब कह रहे हैं कि ये आपके लिए सही है, तब अगर आप अग्री नहीं कर रहे हैं तो वो जो द्वंद चलता है और वो जो प्रेशर आता है, क्योंकि आपके पास कोई प्रॉपर रीजन नहीं है मना करने का, लेकिन आपको पता चल रहा है कि नहीं है, तो कई बार उस समय आपको प्रेशर इस तरह से, प्रेशर भी नहीं, मैनिपुलेशन बोलती हूँ मैं उसे, कि आपके घर वाले भी आकर आपको यही सीख देकर जाते, थोड़ा बहुत कर लो, अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है क्योंकि आप जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो। लेकिन उस समय अपने आप की सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि जब लाइफ है, ठीक है, परिवार का साथ आपको हमेशा मिलता रहेगा, वो आपको समझते हैं, वो आपका अच्छा चाहते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि अगर आप इस तरह के डिसीजन में भी इन्फ्लुएंस होकर या उनके अनुरूप चलकर फाइनली शादी के लिए हाँ भी कर दिए, तो एक समय ज़रूर ऐसा आएगा कि जब शादी हो चुकी होगी तब आप कहीं के नहीं बचते, क्योंकि आप
कहीं ना कोई इस प्रेशर में है कि आप उन्हें भी बोलेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इन दी एंड आपको निभाना ही है। तो ऐसी स्थिति बनने से पहले आप वहीं पर धैर्य साधिए, अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए और ये सोचने में समय लगाइए कि क्या वाकई वो इंसान मेरे लिए सही है या नहीं। ठीक है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स आगे भी होंगे, कॉम्प्रोमाइजेज आप लव करें चाहे अरेंज करें, डजंट इवन मैटर, आपको करने ही है। अगर आप वो कॉम्प्रोमाइजेज और एडजस्टमेंट के लिए तैयार नहीं है तो मैं सबको यही कहती हूँ, फिर आप शादी के लिए ही तैयार नहीं है। क्योंकि दो लोग अगर एक साथ आ रहे हैं, वो दोनों अलग परिवेश से हैं, आपकी अपनी अपनी चॉइसेस होगी, आपका अपना इंडिपेंडेंस होगा और समय के साथ ये बदलाव आया है। ठीक है, लेकिन दैट डजंट मीन कि आप अपने लिए राइट चॉइस ना करें। ओके, ठीक है, आपको अगर वो इंसान समझ रहा है, सुन रहा है और आपको लग रहा है कि ये मेरे थॉट प्रोसेस के साथ 60-70% भी अलाइंड है, देन दैट इज द राइट मैरिज। आई दैट्स द क्रक्स ऑफ द मैरिज। या ग्रेट। तो लेकिन काफ़ी सोसाइटल प्रेशर भी है। कभी कभी ऐसे होता है कि घर वाले तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन relatives या फिर friends या फिर society is not willing to support that kind of a relationship where particularly when one person in that particular marriage is unhappy. तो ऐसे काफ़ी सारी कॉन्फ्लिक्ट्स घर में हो जाती है ना, और घर वाले तो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो इस प्रकार का प्रेशर हम किस तरह से सह सकते हैं, या फिर है ना, हाउ कैन वी बेयर दैट प्रेशर? सो ये बहुत ही कॉमनली आज के टाइम में ऑब्जर्व हो रहा है। सो पहली चीज़ मैं तो यही मानती हूँ कि पहली चीज़ जितना कोशिश हो पाए आप दोनों साथ में बैठकर सुलझाएं। ओके, ठीक है, सब किसी थर्ड इन्वॉल्वमेंट को लेने से पहले कोशिश यही करें कि चीज़ें आप दोनों तक। गॉट इट। ठीक है, क्योंकि हमेशा थर्ड पर्सपेक्टिव अच्छाई से ज़्यादा बुराई करेगा। ठीक है, और जो भी उसमें से कमज़ोर कड़ी होगा ना, उसे इन्फ्लुएंस भी करेगा। ठीक है, और वो कई सारी मैरिजेस के टूटने का कारण भी बनता है। अब वो इन्फ्लुएंस अच्छा है बुरा है, दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। फैमिली की तरफ से है, किसी थर्ड पर्सन, आपके फ्रेंड्स, कलीग्स, क्योंकि कोई भी आप दोनों की तरह स्टोरी नहीं जानता है। ठीक है, कई बार होता है ना, कपल्स बहुत लड़ लिए हैं और थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन अगर वही लड़ाई का जड़ या फिर वो लड़ाई डिस्कस फैमिली के सामने हो जाए तो वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे कि नहीं दिस वाज नॉट राइट, और वो उनके दिमाग में रह सकता है। सेम थिंग गोज फॉर सोसाइटी। आई एम नॉट सेइंग कि सोसाइटी इज नॉट पार्ट ऑफ अस। ह्यूमंस आर बाउंड टू बी अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, वो उसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन आपको क्लियर बाउंड्रीज पता होनी चाहिए। ओके, ठीक है, और आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि फैमिली की क्या जगह है, फैमिली में भी फैमिली मेंबर्स कौन से कब कहाँ हैं, आपकी खुद की क्या स्पेस है और आपके पार्टनर की क्या स्पेस है। गॉट इट। इसीलिए ज़रूरी है कि जब आप पार्टनर चुन रहे हैं तब भी आप कॉशियस रहें। आपने जब चुन लिया है तो व्हाट इज़ नेक्स्ट, आप ये चीज़ मत लेकर चलिए कि हम तोड़ देंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। जितना हो सकता है चीज़ें आप उसे संभालने की कोशिश करिए, क्योंकि सबसे आसान तरीका है कि आप निकल गए वहाँ से। गॉट इट। एक सिचुएशन से भागना, कई बार आप नहीं सोचते, हमें लगता है कि हमें टेम्परेरी रिलीफ भी मिलता है, लेकिन बाद में भी उसके रिपरकशन साथ में लेकर आता है फॉर बोथ द पार्टनर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, राइट। बट एट द सेम टाइम इफ यू फील नहीं कि इट्स नॉट वर्किंग एंड अदर पर्सन इज ट्रबलिंग और यू आर गेटिंग ट्रबल टू एन एक्सटेंट वेयर यू आर नॉट एबल टू टेक केयर एंड दिस इज अफेक्टिंग यू प्रोफेशनली भी, पर्सनली भी, या कहीं ना कहीं होता है ना कि आप अपने आप को खोते चले जा रहे हैं और वो सिलसिला लंबा जा रहा है, तो उस समय आपको कड़े डिसीजंस अपने आप के लिए ज़रूर से लेने चाहिए। और वो कि सही या गलत की परिभाषा में आएगा ही नहीं, कौन क्या सोच रहा है वो आएगा नहीं, आप अपने लिए कर रहे हैं। अगर आपको पता है आप सही हैं तो आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन से निकल कर आ जाएंगे। सो अरेंज मैरिज के लोगों के लिए ऐसी कौन सी टॉप 3 टिप्स है जो आप देना चाहते हो? सो पहली चीज़ लव ढूंढ लीजिए अगर हो पा रहा है। तो अरेंज मैरिज में भी हमें प्यार ढूंढना है, ये सबसे पहली टिप है हमारी। एग्जैक्टली, आप कहीं से भी आ रहे हो, आपको मैरिज से पहले ये पता होना चाहिए दैट यू आर चूजिंग द राइट पर्सन। यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस। ओके, वॉट एवर इट टेक्स टाइम, इट टेक एफर्ट्स, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि उसके बाद कभी लड़ाइयाँ नहीं होगी, झगड़े नहीं होंगे, लेकिन यू शुड हैव कॉन्फिडेंस ऑन द पार्टनर यू आर गोइंग अहेड। First is this particular thing, and secondly I feel कि कम्युनिकेशन के साथ में अंडरस्टैंडिंग हो रही है या नहीं। सिर्फ मेयर कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, कि आप बोलते रहे, सामने वाले ने सुन भी लिया पर उस पर अमल नहीं कर रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है या वो समझ नहीं पा रही है। सो दैट इज समथिंग होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग गोज हैंड इन हैंड, एंड दैट इज समथिंग जो आप जब बातचीत करेंगे, आप सिचुएशंस डिस्कस करेंगे, मे बी हाइपोथेटिकल, मे बी योर फ्यूचर प्लान्स,
बट यूल अंडरस्टैंड कि उस इंसान की सोच और आपकी सोच का है। मैं कई बार मस्ती में ही अपने दोस्तों को कहती हूँ कि आप ना पॉलिटिकल व्यूज़ डिस्कस करने लग जाओ कि इफ़ यू आर अलाइनिंग ऑन टू दोज पॉलिटिकल व्यूज़ ऑल्सो ऑन फाइनेंसेस, सो दीज टॉपिक शुड गेट टच्ड। इट शुड नॉट बी लाइक कि आपकी हॉबीज़ क्या है, हॉबीज़ दो की अलग भी होगी तो चल जाएगी लाइफ, बट यू नो हाउ यू आर डीलिंग विथ लाइफ प्रॉब्लम्स, यू नो आपके घर का माहौल कैसा है। अब आप उसमें सही और गलत नहीं निकाल सकते। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप सिर्फ उस एक व्यक्ति से शादी नहीं कर रहे हो, परिवार उसका अटूट अंग है, ठीक है, आपको वहाँ जाना है। हो सकता है आपका पार्टनर आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन जाए वहाँ पर, लेकिन अगर आप उसको बहुत इजीली अगर एक्सेप्ट कर पा रहे हो फैमिली को, तो दैट इज़ वेरी नाइस। यू नो समटाइम्स इफ़ योर फैमिली इज़ गुड, द पार्टनर्स फैमिली इज़ गुड, यू विल ऑटोमेटिकली गेट सो नाइसली जेल्ड अप विद पीपल। तो वो ज़रूरी है। तो जितनी चीज़ें आप अपने फेवर में ला सकते हैं आप देखिए, परखिए और करिए। सो व्हेन यू टॉक ऑफ टॉप 3 थिंग्स इज फर्स्टली, and you should have that confidence. Secondly, understanding and communication should go hand in hand. And you know, thirdly मैं सबको ये कहती हूँ कि अगर आपकी लड़ाई हो रही है उस टाइम पीरियड में, ठीक है, आपकी चॉइस और होनी लाजमी है, और अगर नहीं हो रही है तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, एंड हाउ क्विकली यू आर बोथ आर कमिंग बैक, ईगो क्लैशेस नहीं आ रहे हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग अ मैरिज कैन प्रोवाइड। बिकॉज टिल द टाइम यू हैव गुड फ्रेंडशिप, यू इजी गोइंग, लव कम भी हो जाए चलेगा, प्यार भरोसे पूरी जिंदगी नहीं निकलेगी, प्यार ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन आपकी जो रिस्पेक्ट है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपका कम्युनिकेशन, इफ दे आर ऑन स्पॉट, यू विल लेट, मतलब आपकी लाइफ बहुत स्मूथली निकल जाएगी। सो ऑल दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, एटलीस्ट फॉर मी, बट ऑफ कोर्स देर आर पीपल विद डिफरेंट चॉइसेस। हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें इसके अलावा भी 10 चीज़ें चाहिए, तो ठीक है, वो आपकी टू डू लिस्ट में है, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में है, तो प्लीज़ एक्सप्लेन इट टू द अदर पर्सन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेट, या बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके। मुझे लगता है जो ऑडियंस ने ऑलरेडी अरेंज मैरिज की हुई है, दे विल श्योरली अप्लाई द प्रिंसिपल दैट यू जस्ट स्पोक अबाउट। They should. Yeah. I think they will get benefited from it. Sure. So they must read the book, isn't it? Yeah, the ones who are actually into this setup कि अभी वो ढूंढ रहे हैं, उनके लिए तो must read है, क्योंकि मैंने उसमें यही जिक्र करा है कि कई बार आपको कॉन्फ्लिक्ट्स होते दिखेंगे नहीं। आप पहली बार मुझसे मिल रहे हैं, मैं आपसे मिल रही हूँ, आप सबसे पॉलिश्ड वर्जन ही हम एक दूसरे को दिखा रहे होंगे, एंड दैट इज़ हाउ ह्यूमन साइकिक वर्क। ओके, यू कैन नॉट से कि आपको ऐसा लगेगा कि वो मेरे सामने फेक कर रहे हैं, कुछ नहीं। हम किसी से भी मिलेंगे, हम वहाँ पर लड़ने थोड़ी ना लगेंगे, ठीक है, और पहले आपके कॉन्फ्लिक्ट्स भी नहीं होंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है जब आप उस प्रोसेस में जा रहे हो ना, तो आप छोटी छोटी चीज़ें कैच करिए। मैंने इस बुक में एक बहुत ही छोटा सा जिक्र कराया है एक पर्टिकुलर पॉइंट का, जहाँ पर जो दिशा कैरेक्टर है वो ये चीज़ एक्सपीरियंस करती है कि उस घर वालों में जब उसकी शादी तय होने की तरफ चली गई थी एंड ऑलमोस्ट पक्की ही थी, तब बहुत सारे लोग जो उसके घर के फैमिली मेम्बर्स थे वो सब बहुत खुश थे, ठीक है। द अदर पर्सन्स फैमिली, लड़के वालों की तरफ से भी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, वो उसे रोज़ कॉल कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बट जो लड़का है वो उससे बातें नहीं कर रहा था। और ये एक सटल हिंट है कि वाई दिस गैप इज देयर। जिन दो लोगों की शादी होने वाली है, अगर वो बातें नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट देम एवरीबडी इज अलाइन, दे आर टॉकिंग एंड ऑल इज हैपनिंग, तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसी चीज़ है कि ये गैप है, आप कम्युनिकेशन ही नहीं बिठा पा रहे हैं, तो आगे चल के भी वो एक समस्या का कारण बनेगा, क्योंकि आप एक दूसरे को अपनी एक्सपेक्टेशंस बता ही नहीं पाए हैं। Yeah, absolutely. That communication has to happen almost every single day. And वो फोर्सफुली नहीं हो सकता, वो अपने आप होना ज़रूरी है। एंड फिर उसी बुक में आप एक और चीज़ देखेंगे, बहुत ही सटल है। वो दिखा रहे थे कि वो आपकी बहुत केयर करते हैं, आपके साथ में घुलना मिलना चाहते हैं, इसीलिए दे स्टार्टेड टू कम्युनिकेट द फैमिली मेम्बर्स ऑफ द ग्रूम्स एंड। तो लेकिन दिशा को ये समझना पड़ा कि कई बार ऐसा होता है ना कि धीरे धीरे उस पर्टिकुलर बातचीत के माहौल में वो अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करते करते उसकी लाइफ को कंट्रोल करने लग गए। तो आपको समझना पड़ेगा, आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि मैं कितना ले सकती हूँ, कितना नहीं। अगर उस समय वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती और फिर बाद में वो चीज़, वो प्रेशर और बढ़ता, तो कहीं ना कहीं वो उसकी लाइफ को बर्बाद करता और फिर वो इसी बात पर सोच रही होती कि जब मुझे पहले ही समझ आ गया था, तो व्हाई डिडंट आई टेक द डिसीजन। एब्सोल्युटली, या। जो आपकी तीसरी बुक है, दैट इज पर्सपेक्टिव मैन योर स्पेशल टू। इन दिस बुक आपने एक आदमी के अलग अलग रूप दिखाए हैं। जी।
it could be father, it could be brother, it could be husband. So how did you show the complete balance or the emotions at every stage of life that these men go through? सो बेसिकली जो ये किताब है वो सच में भी मैंने इसी इंस्पिरेशन के साथ स्टार्ट करी थी कि मैं ट्राई करूँगी कि मैं हर एक एस्पेक्ट जिसमें एक मेल फिगर बैठता है उसे कवर करने की कोशिश करूँ. ऑफ कोर्स वो बहुत चैलेंजिंग पार्ट था क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन भी गैप आता है और किरदार जैसे जैसे बदलते हैं उसमें भी अंतर आता है और इस बात से भी अंतर आता है कि उस पर्सन की इंडिविजुअलिटी क्या है. तो आई डोंट वांटेड टू कन्फाइन इट कि वो किसी एक पर्टिकुलर किस्से में बस दबका रह जाए या मेरा अपना ही अनुभव रह जाए. तो इसीलिए इस किताब में मैंने सबसे पहली चीज़ तो इसको फिगर आउट करने में ही टाइम लगाया कि कैसे मैं ये चीज़ दर्शाऊं. जैसे अगर मैं पिता की बात करूं तो आज जो मेरे पिता हैं जिस तरह से मेरे साथ, और आज जो अगले जनरेशन में मैं देखती हूँ जो रीसेंट फादर्स बने हैं उनका अपने बच्चों के प्रति व्यवहार, मेरे पिता का व्यवहार और जो मेरे पिता ने अपने पिता से देखा उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है. एग्जैक्टली. चाहे वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना हो, अपना प्यार जताना हो, आपसे बात करने का तरीका हो, सब चीज़ों में अंतर आया है. आज हमें जितना ज़्यादा फ्रीडम है, जो न्यू जनरेशन है दे आर लाइक विद द गर्ल चाइल्ड और मे बी विद द गाइज ऑल्सो दे आर क्वाइट एक्सप्रेसिव, है ना. और वो इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि वो समय भी दें. लेकिन प्रीवियस जनरेशन में वो चीज़ें थोड़ी कम थी. वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भागम भाग में और उनके कुछ साइन जेस्चर्स होते थे जिससे हमें पता चले कि नहीं नहीं उन्हें बहुत खुशी हुई है, आज उनका मूड कैसा है तो हम बात करने जाएंगे. ठीक है. तो ये सब चीज़ें है ना समय के साथ बदली हैं. लेकिन मुझे ये चीज़ की बहुत खुशी है कि कभी भी हमने ये नहीं कहा कि यार जो मेल फिगर्स हैं उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है. फॉर एग्जाम्पल मेरी दादी की जनरेशन, मैंने किताब में भी इस चीज़ का जिक्र करा है, वो जनरेशन बहुत अलग थी. दे वर टोटली इनटू हाउस होल्ड वर्क एंड एवरी अदर थिंग. ओके. एंड इन पर्सनली माई फैमिली दे वर नॉट इवन एजुकेटेड. लेकिन जब मैं अपने फादर को देखती हूँ कि ही हैज़ मेड दैट शिफ्ट, कि उन्होंने मेरी मम्मी के साथ में जब उन्होंने अपनी जीवन की शुरुआत करी तो माई मदर इज़ कमिंग फ्रॉम अ फैमिली जो बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड फैमिली थी. शी वॉज ऑलरेडी वर्किंग एंड एवरीथिंग. तो धीरे धीरे ही सही, बट अगर हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ की एक्सपीरियंसेस को देखें वो सभी ने अपने अपने स्तर पर शिफ्टिंग करी है अपने घरों में. फिर उसके बाद उन्होंने अपनी बेटियों को तो और ज़्यादा आज़ादी दी है जो कि कहीं ना कहीं मिसिंग था आज के टाइम पे. मतलब उन्होंने अपनी वाइफ्स को, इवन इफ दे आर होम मेकर्स ऑल्सो, यू विल सी कि एटलीस्ट इन माई फादर्स जनरेशन आई वुड से इन मेजॉरिटी ऑफ द हाउस होल्ड्स वेर एवर आई गो आई फील इट दैट वुमेन विल हैव दैट से इन द हाउस कि उसकी कही जाएगी, उसकी मानी जाएगी और वो डिसीजन मेकिंग में इक्वली इन्वॉल्व होती हैं. ऑफ कोर्स ऐसे हाउसेस हैं जहाँ पर नहीं होता है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, जहाँ पर अभी भी बदलाव होने चाहिए और हो भी रहे हैं. लेकिन अगर हम आज के टाइम पे देखें, जैसे मैंने इस बात का जिक्र किताब में भी करा है कि सर्व शिक्षा अभियान चालू हुआ था, गर्ल चाइल्ड को हमें पढ़ाना चाहिए, इस चीज़ पे हमने बात करी. तो आप देखेंगे आज बहुत छोटे से छोटे घर में भी सच में भी पढ़ाया जा रहा है. अब एजुकेशन आपको कहना नहीं पड़ता कि ये ज़रूरी है, लोग समझ रहे हैं. वो छोटे से लेकर बड़े स्तर तक बिल्कुल हो रहा है. और सभी ने जितना घिसकर अपनी शुरुआत करी है ना, लेकिन एनी विच वेज वो अपने बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश दे रहे हैं और ये उनका प्यार दिखाने का ही तो तरीका हुआ. तो हमें उसे मानना चाहिए. हम हर जगह पर क्रिटिसिज्म लेकर आ जाएंगे तो वो सही नहीं है. तो ये बात हुई सिर्फ एक पिता के एस्पेक्ट से, लेकिन इसी तरह से मैंने हर एक एस्पेक्ट को शो करने की कोशिश करी है कि एक भाई के रूप में कितना प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, है ना, कि वो चाहेंगे कि हम किसी से उन्हें मिलने ना दें. बड़े भाई के अपने तरीके होते हैं, छोटे भाई के अपने तरीके होंगे. देन व्हेन वी टॉक ऑफ लव रिलेशनशिप्स और इवन एज हस्बैंड, तो इन टुडेज एरा यू विल फाइंड कि पहले के टाइम पे भले उन्होंने अपनी मम्मियों के हाथ का गर्मा गर्म खाना खाया है, लेकिन आज वो एफर्ट्स डाल रहे हैं कि वो कुकिंग भी सीखेंगे, अपनी पत्नियों की हेल्प भी करेंगे. एंड दीज आर स्मॉल एफर्ट्स विच शुड गेट अप्रिशिएटेड. बट टुडे वी सी ना कि फीमेल्स डू नेग्लेक्टेड कि ये तो इट्स अ जेंडर न्यूट्रल थिंग, इफ दे आर डूइंग इट्स नॉट अ बिग डील. No, it's a big deal. It is correct. If your small effort should get counted and you want to get appreciated, same thing goes for them also, Correct, right? yes. Whatever they are doing, जो कि उनके घरों में उन्होंने नहीं देखा, and they are making that shift, you should appreciate it. What will go, you know? उससे एक बहुत ही healthy माहौल भी create होगा, आपके रिलेशन सुधरेंगे. और मैं मानूँ चाहे नहीं मानूँ और कोई मतलब इस चीज़ को बोले ना बोले, बट मुझे ऐसा लगता है
कि एज एन इंडिविजुअल कोई भी हो, सभी को तारीफ अच्छी लगती है कि मैंने आपको बोला कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आपको अच्छा ही लगेगा, राइट? वैसे ही मुझे लगता है मेल सोसाइटी के साथ भी है, उनको डेफिनेटली वो अप्रिसिएशन मिलना चाहिए व्हेन दे आर डूइंग दो स्मॉल जेस्चर्स, यू नो, आपके लिए खाना लेकर आ रहे हैं, आपकी बातों को सुन रहे हैं, जबकि उनका लॉजिकल ब्रेन उन्हें इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा है, बट स्टिल इन टुडेज एरा वी सी they have made those shifts. Even very small example, periods. Okay, now it's very commonly discussed with every other colleague also, and they are very normal with it, they will support it. Now if we still say in most of the corporate offices also, if we go and our male friendships if we see, सभी लोग बहुत ज़्यादा आदर सम्मान के साथ, अब ऐसा नहीं है कि वो उसे ऐसा समथिंग ले रहे हैं कुछ अलग या आपको कुछ अलग ट्रीट कर रहे हैं, बल्कि वो समझ रहे हैं अच्छा आज इसको ऐसा है तो दे विल बाय सम चॉकलेट्स और समथिंग, दे आर एटलीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग, यू नो। तो ये छोटे छोटे जेस्चर्स हैं विच आई फील हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि दे हैव इवॉल्व्ड एज अ पर्सन। Yes, definitely. And I'm glad you have actually acknowledged every effort which is put by a man in any kind of relationship into our lives. And you know, so beautifully they have been taking care of so many other responsibilities also. फिर वो घर में हो, ऑफिस में हो या फिर बाहर की दुनिया में हो. एंड आई थिंक वेरी राइटली सेड दैट छोटे छोटे एफर्ट जो यू नो इंसान डालता है उसके बारे में भी हमें हमेशा एक्नॉलेज करना चाहिए, अप्रिशिएट भी करना चाहिए. बहुत ही बड़ी चीज़ है क्योंकि हमेशा ऐसे होता है या फिर कभी कभी ऐसे होता है कि men also put equal amount of effort in doing so many things at home, but sometimes it gets either unacknowledged or it is not appreciated, or we say it's a given, you know, you should be doing this, and it goes without saying that ये तो कोई भी कर सकता है. हाँ बिल्कुल, Isn't it? हाँ हम उन्हें अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं. हम ये समझने लग जाते हैं ये तो उनकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं, ये भी तो एक बहुत बड़ी बात है. एब्सोल्युटली बिन कहे निभा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है. और कई बार मुझे ऐसा लगता है ना कि जो पुरुष होते हैं ना उनके पास जगहें बहुत कम होती है जहाँ पर वो अपने आप को लेकर एक्सप्रेस कर पाए. यू नो, जैसे लड़कियां ऐसा होता है कि वो कहीं पे भी उन्हें रोना भी आ जाएगा, वो इमोशनल होती है, ठीक है, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ फीमेल एनर्जी. बट व्हेन इट कम्स टू मेन, आपने देखा होगा उनके कुछ चार पांच भी नहीं, मैं तो बिल्कुल कहती हूँ कि जो अगर आप किसी को बहुत करीब से जान रहे हो तो उनके कुछ एक दो ऐसे दोस्त होंगे या एक उनकी पत्नी होगी या गर्लफ्रेंड होगी जिसके साथ में वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है. यू नो, मेन जो अपने मम्मी के साथ में भी है, अपनी बहन के साथ में, उसके साथ में भी एक फिल्टर लेके हमेशा चलेंगे, वो अपना कोर कभी नहीं दिखाएंगे, ठीक है. बट व्हेन इट कम्स टू, क्योंकि जब वो एडल्ट हैं और जब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तब उस समय जब वो जो लड़की उनके साथ में है उसको वो अपना बहुत कोर तक दिखाने लग जाते हैं. और ऐसे ही वो अपना कोर एक कोई बहुत ही करीबी जिगरी यार होगा जिसके साथ में दिखा रहे होंगे. सो दे हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ स्पेस वेयर दे आर एक्चुअली स्पीकिंग व्हाट इज गोइंग इन देयर हेड. और अक्सर मैंने उनकी एक प्रवृत्ति ये भी देखी है कि वो पूरी बात भी नहीं कह पाते. जितना आसानी से हम कह जाते हैं उतनी आसानी से वो नहीं कह पाते. हाँ, तो हमें समझना चाहिए कि जो इंसान अपने आप में इन चीज़ों में भी स्ट्रगल कर रहा है और अगर वो हमें इतनी चीज़ें करके दिखा रहा है तो वो चीज़ें अप्रिशिएट होनी चाहिए. कई बार उनसे बैठकर पूछना भी चाहिए कि वो कैसे है, उनके मन में क्या चल रहा है. और कई बार हम कहते हैं ना कि जैसे हम थक हार कर ऑफिस से आ रहे हैं, ठीक है, तो आज के टाइम पे एटलीस्ट एज अ वर्किंग वुमेन मेरी भी कहीं ना कहीं डिमांड होती है कि यार मेरा पति ऐसा होगा जो मुझसे ये पूछे कि मेरा दिन कैसे गया. यू नो, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग. And sometimes as female we forgot to do that, you know, we don't understand कि उनको भी तो सेम चीज़ है. कॉर्पोरेट में हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो भी कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं. Absolutely. Even they want somebody to express their emotions, you know, those small little situations, you know, which have happened with them in life or maybe somewhere else. हाँ, exactly. हमें उन्हें कई बार ऐसा होता है ना, थोड़ा सा पुश करना पड़ता है आपको. अगर आप वो कर सकते हैं ना, वो मोटिवेशन, क्योंकि फीमेल के अंदर वो है that they can motivate the other person. हाँ, तो वो मोटिवेशन अगर हम दे सकते हैं तो प्लीज़ दीजिए, पूछिए, समझिए और उनसे वो चीज़ों को, मतलब कई बार होता है ना आपका मन ही हल्का हो जाए, आपने किसी को बता दिया तो वो भी बहुत चीज़ों के सॉल्यूशंस निकल जाते हैं. एंड आई हैव लिटरली एक्सपीरियंस्ड इट विथ माय ओन फ्रेंड्स आल्सो. Sometimes, you know, they are just sitting around and you'll just say them that बताओ ना क्या हुआ अचानक, ऐसे क्यों हो गया. Sometimes they will refrain, but if we are asking it quite a multiple times, they will start speaking a bit.
एंड आफ्टर स्पीकिंग यू विल सी अ रिलीफ राइट इन फ्रंट ऑफ योर आइज, ठीक है. तो मुझे लगता है ज़रूरी है, अब जो हम चाहते हैं ना वो सेम चीज़ वो चाहते हैं, इट्स जस्ट दैट एक्सप्रेशंस के तरीके में डिफरेंस है. ट्रू. या वेरी नाइस. तो आपकी ऐसी कौन सी बुक्स है जो अभी आप लॉन्च करने वाले हो इसके बाद? सो 3 बुक्स के बारे में तो आपने हमें ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो और कोई बुक्स है? जो सबसे पहले 3 बुक्स आ रही है मैं उनके लेकर बात करना चाहूँगी. सो ये तीनों बुक्स भी बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे है. पहली जैसे मैंने अभी तक की कॉन्वर्जेशन में आपको बताया अभी कि मैं बहुत फर्म बिलीवर हूँ कि हम दोनों एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी को लेकर चलें, दैट इज़ मेल एंड फीमेल. सो वन बुक इज़ डेफिनेटली विच इज़ अपकमिंग एंड इज़ ऑन फीमेल एस्पेक्ट्स, वेर आई रियली वांटेड टू टॉक कि जो फीमेल एस्पेक्ट्स हैं जिनको कहीं ना कहीं हम निगलेक्ट कर जाते हैं. कई बार हम हाइपर इंडिपेंडेंस की तरफ इतना ज़्यादा पुश हो जाते हैं और सोसाइटी में इतना ज़्यादा अपने आप को देखने की गुंजाइश हम छोड़ देते हैं कि हम ऐसा सोचते हैं कि हर चीज़ हम खुद कर लें या फिर हम इससे आगे रह जाएं या पीछे रह जाएं, मतलब एक होड़ सी लग जाती है. तो वो चीज़ को एड्रेस करते हुए मैंने ये वाली बुक लिखी है जिसमें मैंने ये कोशिश करी है कि मैं उन्हें बताऊं कि कई बार रुकना ज़रूरी है, कई बार रीस्टार्ट करना ज़रूरी है. हमेशा कंपटीशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. समटाइम्स यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ इन योर कोर, व्हाट यू प्रेफर, व्हाट यू लाइक. मे बी इट्स नॉन ट्रेडिशनल थिंग, मे बी इट्स ट्रेडिशनल थिंग, वॉट एवर. यू हैव टू अबाइड बाई योर ओन चॉइसेस. So that is what I have covered in that. And another book which I am currently working on, and that is about the current status of modern relationships, betrayal and even cheating. So you know, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमने ना इसे बहुत ही ब्लैक एंड वाइट के जोन में डाल दिया है. ओके. क्यों लग रहा है इसे आपको? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जो ये एस्पेक्ट है अगर आप इस पर थोड़ा सा भी खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा मॉडर्न डे रिलेशनशिप्स इतना कॉम्प्लिकेट इसलिए हो गया है क्योंकि देयर आर वेरियस एस्पेक्ट्स कंट्रीब्यूटिंग टू इट. यू नो, आप अपने घर से बाहर निकलने से जो शुरुआत होती है, यू नो, आप अपने घर से बाहर निकल रहे हो, मे बी मेल और फीमेल वॉट एवर इट इज़, आपको उस समय सहारे की ज़रूरत होती है. समबडी विल स्टार्ट सीकिंग वैलिडेशन, एक्सटर्नल वैलिडेशंस लोगों को ज़रूरी हो जाते हैं. तो कई बार हम ऐसे डिसीजंस उस समय ले लेते हैं जो कि आपको भी पता है कि शायद उतने सही नहीं हो, लेकिन उस समय की वो डिमांड है या आप उतना ज़्यादा उस चीज़ को चैनलाइज नहीं कर पाए, आप उसे सुन नहीं पाए, समझ नहीं पाए. उस समय आपको और कुछ नहीं चाहिए था, आपको एक इंसान चाहिए था. सो दे स्टेप इन टू दोज काइंड ऑफ रिलेशनशिप. समटाइम्स द पर्सन हु इज़ मोर इंटेलिजेंट, और आई वुड से नॉट इंटेलिजेंट बट कनिंग इनफ, वो सामने वाले को मैनिपुलेट कर रहा है किसी अपने फ़ायदे के लिए. सो ऑल दीज थिंग्स कम इन टू द पिक्चर. तो वी कैन नॉट से कि हर बार कोई सही है और कोई गलत है ना. और when it comes to cheating also, if you will go into the depth of cheating and everything, you would understand कि majority of the people who are right now in specifically metros, okay, this culture is not so much prominent in second tier cities, but I have seen it in metro cities more, क्योंकि वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं कि वो जो उनकी पीक ईयर्स है, जब उन्हें चाहिए दैट देयर शुड बी अ कंपनी, उस समय वो अपना पार्टनर ढूंढते नहीं हैं. एंड देन दे गेट इन्वॉल्व विद मल्टीपल पीपल just for temporary reasons, okay. Maybe emotionally stability उस समय चाहिए थी या for XYZ reasons, you know. Sometimes it even happens कि वो लोग सिर्फ बात करने के लिए भी cheating में involve हो जाते हैं. Got it. So that should not happen actually. हाँ, that should actually not happen, and that should be something जहाँ पर आपको self aware होने की ज़रूरत है कि आपकी अपने actions को आपको बाद में फेस तो करना ही है, उसके रिपरकशंस आएंगे. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उन सभी एस्पेक्ट्स को समझें. एंड समथिंग दैट इज़ वाई आई रोट दिस बुक कि आपको स्टार्टिंग से अगर एक ऐसा डॉक्यूमेंटेड चीज़ मिले कि आप कहाँ अटक सकते हो, कहाँ पर आपका लूज पॉइंट आ सकता है, कहाँ पर आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है, कहाँ पर आप, कई बार होता है ना कि आप उस समय नहीं सोच रहे होते हो कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या है, ठीक है, या आप कई बार बहुत लूप्स में फंस जाते हो और फिर आप, क्योंकि आप उससे इतना ज़्यादा बोलते हैं ना एडिक्शन है, तो वो एडिक्शन में इतना फंसे हुए हो कि अब आप उससे निकलना ही नहीं चाह रहे हो. बट इन अ लॉन्गर रन ऑब्वियसली दैट एडिक्शन विल कॉस्ट यू समथिंग. सो आई फील दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक दोज बाउंड्रीज, टू अंडरस्टैंड वेयर आर द लूज पॉइंट्स, एंड ऑल्सो एड्रेस कि इमोशनल, पर्सनल, मेंटल, spiritual, all needs are important. And you have to address them at the right point of time. Otherwise, they will create certain amount of problems which will impact each other.
because and ultimately you as an individual is getting impacted, nobody else getting impacted. तो ये ज़रूरी है कि हम उस चीज़ों को समझें. हर बार ब्लेम गेम्स खेलना ज़रूरी नहीं है. कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छी दिखने के लिए शादियाँ चल रही हैं, लेकिन people are struggling inside their homes, you know. I have seen that you know, you would have heard of this term trophy wife. ठीक है, तो वो स्त्री का क्या हाल होता होगा आप सोचिए, जिसको पता है कि बस वो सिर्फ एक दिखाने वाली वस्तु बनकर रह गई, तो उसकी भी तो अपनी ज़रूरतें हैं. तो अब हम अगर ये कहें कि वो तो इतनी बेकार बदचलन औरत थी, लेकिन किसी ने वो चीज़ नहीं समझी कि वो ऐसा क्यों कर गई, उसके पीछे की एक्चुअली क्या रास्ता है, उसकी साइकोलॉजी क्या चल रही थी. सेम थिंग गोज विथ मेन ऑल्सो. कई बार ऐसा होता है कि वो अपने घर में वो सुकून ही नहीं पा रहा है. घर जैसा अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, तो ये आप मानकर चलिए कोई इंसान की सहन करने की भी क्षमता है ना. एक लिमिट के बाद में वो डेफिनेटली कहीं और वो वैलिडेशन लेने चला जाएगा, क्योंकि मन तो कहीं ना कहीं बांटेगा. करेक्ट, एब्सोल्युटली. तो ये चीज़ों पे हम ब्लेम गेम ना करते हुए अपने आप को उस स्थिति में रख कर देखें, और पहले से ही थोड़ा सा कॉशियस हो जाए, तो हम कई सारी ऐसी स्थितियों से बच जाएंगे. वेरी नाइस. तो ये तो रही हमारी लेखिका की बात, है ना, जहाँ पे आप एक ऑथर हो. तो मेरे ख्याल से आपने काफ़ी सारा वॉइस ओवर का भी काम किया है, और आप एक AI स्पेशलिस्ट भी हो, राइट? ओके, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे. सो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस चीज़ को सुनते से ही आती है AI को, कि दिस इज़ समथिंग जो कि हमारी जॉब्स लेने वाला है. और AI का ज़माना आ चुका है, ले ऑफ्स इसी के कारण हो रहे हैं, यू नो, यू सी दोज टर्म्स. बट व्हेन आई वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई थॉट okay, this is something which I need to explore, because I have this mindset कि अगर आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो आपको हमेशा सीखना चाहिए, और विद्या तो हमेशा लेती ही रहनी चाहिए अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो. और मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य है कि हमेशा विद्या ने मेरा साथ दिया है. और AI के केस में भी वही हुआ कि जैसे जैसे मैं उसे सीखने की तरफ आगे बढ़ी, AI में डिफरेंट सब कैटेगरीज थी, एंड वॉइस ओवर वॉज समथिंग जो कि मुझे पसंद था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेरी लेखिका वाले अध्याय से भी जुड़ रहा था, और साथ ही साथ मुझे ये भी समझ में आ रहा था कि जिस तरह के काम में मैं इंटरेस्टेड हूँ ये वही है. और फिर उसके बाद AI को जब मैंने वॉइस ओवर की स्ट्रीम में समझना शुरू करा, तो मुझे पता चला कि आज के टाइम में वॉइस ओवर सिर्फ नरेशन और डबिंग तक सीमित नहीं है. ठीक है, हमें कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आती हैं जहाँ पर हम आगे बढ़ सकते हैं. तो जब मैं उस पर्टिकुलर दिशा में आगे बढ़ी, तो मुझे समझ में आया कि ओके, एंड देन इवेंचुअली कई बार होता है ना कि समय भी आपका साथ दे रहा होता है, तो इस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ आने लगी, जहाँ पर मुझे सौभाग्य मिला कि मैं एक प्रॉपर सिस्टम सेटअप देख पाऊँ विच इज़ वर्किंग ऑन द AI नरेशन. वहाँ पर वॉइस ओवर दिया. अब कहने के लिए कह सकते हैं कि वॉइस ओवर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन तब मुझे समझ में आया कि जब व्हेन इट कम्स टू AI मशीन है, आपको उसे सिखाना है. तो इर्रेस्पेक्टिव कि आपकी अपनी टोन क्या है, आपकी कंसिस्टेंसी क्या है, आपकी इमोशंस क्या है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है. आपको एक बेस, एक टोन सिमिलरली कंसिस्टेंटली आपको कई दिनों तक देनी है, मल्टीपल टाइम्स देनी है, और कई बार कितने ही रीटेक्स भी देने हैं. वेरी नाइस. सो आपने कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं? हाँ, मैंने 2 प्रोजेक्ट्स करे हैं. बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस ऑफ कोर्स आई कैन नॉट से मच ऑन टू दोज, बट हाँ, दिस वाज अ प्रोसेस. वन for a big international company which is working into scripting and dubbing only, which is also dealing with something related to big budget films. You know, आज के टाइम में लोकलाइजेशन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली अब सब जगह है. एवेंजर्स की जो टीम है, तो उस पर्टिकुलर दिशा में मैंने काम करा है. सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. यू नो, फिल्म्स जो है वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ा छाप छोड़ती ही हैं. तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि मैं एक ऐसे सिस्टम को ट्रेन कर रही हूँ जो कि कहीं ना कहीं मेरी आवाज़ को यूज़ करेगा एक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में. सो दिस वाज बेस्ट, बिकॉज मुझे यही चाहिए था कि आगे तक अगर मेरी आवाज़ यूटिलाइज हो रही है तो वो किसी अच्छे कार्य के लिए यूज़. वेरी नाइस. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी और ख़राब चीज़ के लिए, मैनिपुलेशन के यूज़ हो रहा है. सो व्हेन इट कम्स टू क्रिएशन, आर्टिस्टिक थिंग्स एंड स्टोरी टेलिंग, आई वाज ऑलवेज कीन इनफ दैट ओके, आई विल टेक दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, एंड आई एम लविंग इट एक्चुअली. इट हैज़ taught me so many things. Very nice, great. तो आपके बुक्स के द्वारा आप एक फाइनल कोई मैसेज ऑडियंस को देना चाहते हो?
बुक्स के द्वारा ऑडियंस को मैसेज देना बहुत सारी चीज़ें हैं, हर बुक अपने आप में खास है, लेकिन मेरा जो बेसिक मैसेज होगा वो यही है कि प्लीज़ डोंट स्टॉप योर सेल्फ। ठीक है, आप अपने आप पर कभी भी भरोसा मत छोड़िए। इस बात पे विश्वास रखिए कि कई बार थोड़ा सा थमने से हम उसे हार नहीं मान सकते। ठीक है, फेलियर्स आर पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ऑलवेज पॉज, रीस्टार्ट एंड प्लीज़ बिलीव ऑन टू योर सेल्फ। यू नो, कंसिस्टेंसी इज़ द की। अपने आप पर जितना आप भरोसा रखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। वेरी नाइस। तो आज हमारे ऑडियंस के लिए एक मैसेज है दोनों भी बुक से, अनकही सी में, और दूसरा है अरेंज बट नॉट अलाइंड। जैसे हमने देखा कि रिलेशनशिप्स हमें किस प्रकार से मैटर करते हैं, किस प्रकार से उन्हें हैंडल करने चाहिए। तो अगर इन रिलेशनशिप्स के बारे में या फिर इमोशंस के पीछे की जो जर्नी है उन्नति जी की या फिर इस बुक्स की, तो आप हमें लिख के बता सकते हैं। ये बुक ज़रूर पढ़िएगा। इन बुक्स को हमने ऑलरेडी लॉन्च किया है अमेज़ॉन प्लेटफॉर्म में। इतना ही नहीं, उन्नति जी की खुद की एक वेबसाइट भी है जहाँ पे आप जाके उनके सारे बाकी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में आप जानकारी ले सकते हो। तो हमने आज के इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा इन्फॉर्मेशन डाला हुआ है उन्नति जी के बारे में, एंड फील फ्री टू गेट इन टच विथ हर ऑन हर ओन वेबसाइट। यू कैन DM her, you can message her, you can talk to her anytime, and please read all her books, and I'm sure you will see a better version of yourself every single day after you start reading the book. So thank you so much for tuning in on DK Talkies and today's episode with Unnati. उन्नति जी, धन्यवाद आपका। हमारे आप पॉडकास्ट शूटिंग के स्टूडियो में आप आए ऑल द वे फ्रॉम इंदौर। इतनी बारिश हो रही है वहाँ, और वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द अदर बुक्स दैट यू आर गोइंग टू लॉन्च। और आपकी ये जर्नी एज अ लेखिका जो आप आगे बढ़ना चाहते हो, हमारी आर पॉजिटिव एनर्जीज विद यू फॉर दैट। Thank you so much, Dipti. It really means a lot. You're most welcome. Thank you. Yeah.